मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, आज हम पाठ 8 सीखेंगे सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो सुधा मूर्ति ने इंजीनियर के रूप में कार्य किया। बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुधा मूर्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। तो मित्र, यहाँ हम पाठ की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले आप शांति से, ध्यान से पूरा पाठ पढ़ना। और मित्र, यहाँ पाठ की शुरुआत अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर यानी आसपास की भूमि, आंगन में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुक के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति। तो अंतिम पंक्ति क्या थी? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजी। अब मित्रों, यहाँ बताते हैं कि टेल्को का विज्ञापन आता है। अब ये मित्र, सुधा मूर्ति का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सुधा मूर्ति के जीवन के बारे में यहाँ बताया है। तो जो वास्तविक यहाँ जो जीवन है वो हमें बताया है। तो 1974 की बात, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा कौन? सुधा कुलकर्णी। तो नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसको टेल्को, का विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई है। विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वो तिलमिला उठती है और क्या पढ़ती है? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजिए। तो मित्र, यहाँ वो एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर यानी स्नातक होने के बाद की पढ़ाई, परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। अब मित्र, ये स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाए थे। वह क्या करती है? एक पोस्टकार्ड पर
कंपनी के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा के नाम पर पत्र लिखती है। तो यहाँ वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। तो मित्र, उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचना लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी और निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी जे.आर.डी. टाटा को पत्र लिखेगी, यानी सूचित करेगी। उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा है। तो यहाँ पोस्ट कार्ड लिया उसने और जे.आर.डी. टाटा को संबोधित करते हुए पत्र लिखा। आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं। ये पत्र में लिखा है पोस्ट कार्ड में। भारतीय विज्ञान संस्था को स्थापना में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। अब अच्छे शब्दों में उन्होंने पोस्ट कार्ड पर ये सब बातें लिखी। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। मित्र, पहले तार भेजते थे, अपने फैक्स, ईमेल, ये सब तो सुना ही है और आप जानते हो। तो यहाँ तार मिला। उस समय ऐसा संदेशा भेजा जाता था। इस तरह से कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष मुलाकात यानी उनका इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, ऐसा जवाब आया। अब उसे तैयारी कर ली और लड़की यानी सुधा पुणे पहुंची। अब मित्र, साक्षात्कार आरंभ हुआ, यानी बातचीत शुरू हुई। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। वो बुजुर्ग सज्जन जो है वो कहते कि क्यों भाई हमने ऐसा लिखा, पता है कि हम कार्यस्थल पर किसी महिला को नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अब सुधा कहती है, सुधा मूर्ति, अभी सुधा कुलकर्णी है, तो लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। मित्र डरी नहीं, हिम्मत से काम लिया। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र काफी बातचीत चली, देखो लंबे साक्षात्कार, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही जाती है, बधाई। अब मित्र, टेल्को यानी टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद
सन 1982 में उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। और मित्र, हम अब आगे उनकी जो सेवा कार्य है, तो दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी तो यहाँ मित्र बताया है कि सुधा मूर्ति ने काफ़ी अपनी सेवा का योगदान दिया और सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। मित्र, कितना परिश्रम किया होगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्फोसिस फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन बनी। तो मित्र, हमें यहाँ बताया है सामाजिक विकास के अनेक कार्य भी किया। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। यानी सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। मित्र, इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। वे अब समाज सुधार के लिए समर्पित है। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सहायता दी है तथा सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। तो कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टडू मंडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। मित्र, उनके जीवन में हम देखते हैं कि काफ़ी परिश्रम किया है। तो अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। तो उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किया। तो यहाँ मित्र गांवों और स्कूलों की सहायता वो कैसे करती वो हम देखते हैं। मित्र, अनेक पुरस्कार मिले। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार यानी इनाम, तो जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा, राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। मित्र, ये छोटा मोटा काम नहीं था, मगर मित्र काम ऐसा किया कि उनको इनाम भी दिया गया, पुरस्कार भी दिया गया। तो सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त यानी खुला किया। यहाँ अर्थ है खुला किया। अब आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा यानी असाधारण काम करने की शक्ति या योग्यता
तो यहाँ लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। मित्र, महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। तो सुधा मूर्ति पाठ में आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह गया है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध हैं। आज के प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। तो यहाँ जो बताया है पूरे पाठ में, प्रस्तुत पाठ में, वर्णित सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आता। मित्र, ये जो सुधा मूर्ति का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।